और आजीविका में क्या अंतर होता है? गुड मॉर्निंग दीपा, गुड मॉर्निंग उपेंद्र, गुड मॉर्निंग लखन, हेमा गुड मॉर्निंग। हेमा आई है आज, ठीक। दुष्यंत गुड मॉर्निंग, रीता गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, ठीक। आकांक्षा आपको भी। रोजगार, आजीविका और रोजगार में क्या अंतर होता है? आजीविका के माध्यम से हम लोग रोजगार, ठीक है, आजीविका और रोजगार लगभग एक जैसा होता है। रोजगार में जैसे अपन कोशिश करते हैं कि रोजगार देखते हैं कि रोजगार दो टाइप, तो सरकारी रोजगार हो जाता है और अंदाजन लगाते हैं कि अपन कहते हैं सरकारी नौकरी, रोजगार मिल गया, और जो सरकारी नौकरी नहीं कर बेरोजगार हो गया। आजीविका का मतलब ये हो जाता है कि अपना जीवन यापन करने के लिए कोई भी साधन का इस्तेमाल कर, कोई भी साधन, और वो भी कैसा हो, व्यक्तिगत रूप से, मतलब वो निर्माण किया गया हो, व्यक्तिगत रूप से क्या किया गया, संचय किया गया। आजीविका को ज्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। आजीविका मिशन में मैं आपको बताऊं कि एकदम सरल तरीके से जो पढ़ते हैं, हाँ ठीक, थैंक यू दुष्यंत, थैंक यू। आजीविका मिशन में जो अपन पढ़ते हैं ना, कुछ नहीं है इसमें, मैं आपको बताऊं। इसमें पढ़ना ये होता है कि जो सबसे पहले क्या हुआ कि 1999 के दौरान, मैं उसको लिखाऊंगा अभी, मत लिखिए मत उसको। 1999 के दौरान क्या हुआ कि सरकार लोगों को चाहती थी कि बेरोजगारी कम हो। ये प्रकार का कैसा है, गरीबी निवारण करने के लिए एक तरीका है कि लोग जीवन स्तर को अपना ऊंचा उठा सके। तो 1999 के दौरान एक व्यवस्था चली कि स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए क्या निकाला, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाया जाए। अब ग्राम में ही क्यों, शहरों में भी चलता है, ऐसा नहीं कि स्वरोजगार योजना ग्राम शहरों में नहीं चलता है, लेकिन सरकार का ये मानना था कि हमारी जो 80% आबादी है, 76% लगभग 75% मान लीजिए, है ना, वो कहाँ रहती है, गांव में निवास करती है। अगर हम गांव के लोगों को रोजगार दे देंगे, मतलब उनको सक्षम बना देंगे, सारा मूल जो गरीबी का जो मूल है वो कहां से पैदा होता है जानते हैं? वित्त से, धन से पैदा होता है। लोगों के पास धन नहीं है, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते तो तरीके का रोजगार उनको नहीं मिल पाता है। धन नहीं है, कोई बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते, पूंजी नहीं है उनके पास, ठीक है। तो जब भी अब जितना का काम हो रहा है, सब जितना कमाई हो रहा है सब किस पर खर्च हो जा रहा है? उपभोग पर खर्च हो जा रहा है। तो जब कभी कोई जो धन कमाई होता है, जो संपदा होती है, मतलब हमारी जो भी संपत्ति होती है, संपत्ति को अगर संपत्ति के दो भागों में अगर आप बांटें तो एक होता है उपयोग के लिए और एक होता है किसके लिए? पूंजी के लिए। समझ रहे हैं? जो कहां से आता है? बचत से आता है। जब भी आप कोई संपत्ति अर्जित करते हैं, जो भी आय या संपत्ति जो भी होगी, है ना, इसका दो काम करते हैं, या तो आप बचत करते हैं या तो उपयोग करते हैं। दो के अलावा और कुछ काम नहीं करते हैं। और जो भी बचत करेंगे, बचत का एक भाग कहां जाता है? पूंजी के रूप में। बचत ही तो पूंजी है आप, है ना। और पूंजी का इस्तेमाल आप दो तीन तरीके से करते हैं। एक तो संसाधन के रूप में, आप क्या करोगे, कोई संसाधन लाओगे, जिसमें शिक्षा भी एक चीज है कि शिक्षा लेकर आओगे, कोई पूंजी लगाओगे, कोई गाड़ी खरीदोगे, कोई ट्रैक्टर खरीद लेगा, कोई खाद बीज लेकर आएगा, ये संसाधन है। और दूसरा तरीका क्या है पूंजी का? इन्वेस्टमेंट। कोई क्या करा देगा, कोई फैक्ट्री लगवा देगा, या फिर क्या कर देगा उसका, या और धीरे धीरे क्या होता है, पूंजी अगर आय नहीं हो रही है, आय नहीं हो रही है, तो ये पूंजी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उपभोग में चली जाएगी, खर्च हो जाएगा। और उससे क्या होगा, आजीविका बढ़ने के बजाय आजीविका क्या हो जाएगी, घट जाएगा। तो सरकार ने व्यवस्था बनाई कि जीवन यापन की पद्धति को विकसित करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए ऐसा कुछ किया जाए जिससे उनका स्वरोजगार खुद ही कर सके। वो रोजगार बहुत ज्यादा आय तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन इतना आय बढ़ जाएगा कि क्या हो जाएगा, वो मतलब व्यक्ति जो है अपना जीवन यापन क्या कर सकता है, आसानी से कर सकता है। क्या ग्राम पंचायती राज में का बजट भी सर पढ़ा दीजिएगा। बजट में क्या पढ़ना होता है? पंचायतों को बजट विशिष्ट है क्या? ग्राम पंचायतों में जो बजट के मामले में है उपेंद्र, बजट के मामले में वही प्रक्रिया है, बजट की प्रक्रिया एक जैसी होती है। बजट अपना बनाते हैं, कोई ऐसा तो होता नहीं, विशिष्ट उसमें नहीं। अच्छा, इंट्रो बताना है, अच्छा बजट नहीं बताना है। अच्छा, कैसे लाया जाएगा, कैसे पास करेंगे उसके बारे में।
अच्छा, उपेंद्र को आजीविका वाला इंट्रोडक्शन चाहिए। ठीक है। आकांक्षा, बजट पर एक दिन चर्चा कर लेंगे। आज अपन आजीविका पर चर्चा करने के लिए आए हैं, बजट पर थोड़ा सा 5 मिनट के लिए कल चर्चा कर लेंगे उस पर, है ना, आने से पहले। आजीविका वाला आज इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं फिर से। आजीविका के बारे में ये था कि कोई भी व्यक्ति, उपेंद्र, कोई भी व्यक्ति आजीविका के बारे में कोई काम करना चाहता है तो अपनी पूंजी का, अपने धन का उपयोग, अपनी आय का उपयोग वो 2 तरीके से करता है। पहले वो क्या करता है, बचत के रूप में करता है, और दूसरा उपभोग के रूप में करता है। अगर उसकी आय लगातार बढ़ नहीं रही है, लगातार आय में वृद्धि न होने पाए और आय एक सीमित दायरे तक हो जाए, सीमित हो जाए दायरा, तो लोग क्या करते हैं, अपने पूंजी का पैसा खर्च करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लीजिए हमने एक कोचिंग खोली है, हमने एक कोचिंग खोलने के बाद इसमें एक पूंजी लगा दिया है, और वो पूंजी कहां से आया था, आय का एक हिस्सा यानी बचत से आया हुआ था। ठीक है, या तो लोन लिया होगा, किसी ने तो बचत किया रहा होगा। मैं इस पूंजी को क्या कर दूं, धीरे धीरे रोज खर्च करते रहूं, रोज करते रहूं, आय ना हो तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसके उपभोग में खर्च हो जाएगा और सारा पूंजी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो उत्पादकता वाला जो क्षेत्र है, अब दोबारा मैं पैसा तो नहीं लगा पाऊंगा, दोबारा मैं धन नहीं लगा पाऊंगा, तो सारी उत्पादकता क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो सरकार ने सोचा कि जीवन यापन के अलावा, जीवन यापन के साथ साथ कुछ ऐसा प्रोग्राम काम किया जाए, ऐसा क्षेत्र किया जाए कि जीवन यापन भी होता रहे और धीरे धीरे बचत यानी आय को भी वृद्धि मिलती रहे। तो 1999 के दौरान सरकार ने एक व्यवस्थित प्लान बनाया। वो प्लान क्या था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और ग्राम स्वरोजगार योजना में जो एक मतलब मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं, सीधे क्या बनाना था, समूह बनाने थे, सामूहिक काम करने थे। क्योंकि सरकार का यह आकलन था, योजना आयोग द्वारा जो बताऊंगा, अभी समिति बताऊंगा, राधाकृष्ण समिति थी। उस समय जो है योजना आयोग ने विचार दिया कि अगर व्यक्ति एक आदमी काम करता है किसी जगह पर तो उत्पादकता उसकी उतनी ही रहती है, लेकिन अगर मिलकर छोटे ग्रुप से मिलकर काम करें, सहकारिता के रूप में मिलकर काम करें, तो उनकी उत्पादकता क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, अपनी उन्नति कर सकते हैं, मिलकर करें, और लागत भी क्या होगा, कम होगा। और जब मिलकर करेंगे, छोटे बचत होने लगेंगे, तो फिर क्या होगा, बड़े स्तर पर। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक दर्जी है, एक सिलाई मशीन है उसके पास, एक आदमी सिलता है, एक दिन में 1 कपड़े सिलेगा, 2 कपड़े, 3 कपड़े अधिकतम नहीं सिल पाएगा। लेकिन सामूहिक रूप से कोई काम कर रहे हैं तो उत्पादन क्या होगा, ज्यादा होगा, और बड़ा ऑर्डर भी ले सकेंगे वो लोग। और जो उसका आय प्राप्त होगा, एक अकेला आदमी बड़ा ऑर्डर ले नहीं सकता है, लेकिन जो सिंगल आदमी जो मिलकर काम करेंगे तो ऑर्डर ज्यादा ले सकते हैं वो लोग। तो इस तरीके से मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मूलतः यही था कि समूह के माध्यम से काम करना है और रोजगार को बढ़ाना है। लेकिन कोई पुख्ता कार्यक्रम नहीं बनाया गया था, कोई एकदम सिस्टमेटिक प्लान नहीं बनाया गया था, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। बस बना दिया समूह, आप लोग काम कीजिए, हम आपको फंड देंगे। इसके बाद काफी दिन चलने के बाद NRLM जो प्रोग्राम आया, वो प्रोग्राम आया राधाकृष्ण समिति, एक राधाकृष्ण समिति थी, उसने सिफारिश की कि नहीं, NRLM प्रोग्राम को व्यवस्थित तरीके से अगर लागू किया जाए तो गरीबी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो फिर बाद में जो है NRLM लागू कर दिया गया। तो अपन क्रम से देखेंगे कि कब इसका शुरुआत हुआ, कैसे शुरुआत हुआ। तो उसका मूल जो है सरकार का उद्देश्य वगैरह भी पढ़ेंगे अपन, क्या क्या उद्देश्य रहे हैं इसके। ये समझिए जो भी कार्यक्रम होता है, ये एक तो क्षमता का विकास करना है। हर व्यक्ति में अपनी क्षमता तो होती है ना। सरकार ने ये बात हमेशा देखी कि ग्रामीणों की क्षमता क्या है। तो जो गरीब व्यक्ति होता है ना, उनकी सबसे बड़ी क्षमता क्या जानते हैं आप? जिस व्यक्ति, जैसे आप लोग अभी पढ़ने के लिए आए, तो आप लोगों की सबसे बड़ी क्षमता क्या है? हाँ, संगठन तो ही है, उसके अलावा एक इच्छा शक्ति है आपके पास कि हम सबको परीक्षा निकालना है, हम सबको पोस्ट लेना है। ये क्षमता है ना, ये आपके दिमाग में इच्छा शक्ति है। ये इच्छा शक्ति गरीबों के अंदर भी होती है कि गरीबों को ये इच्छा शक्ति होती है कि उनको गरीबी से बाहर निकलना है, ऐसे जीवन नहीं जीना है। इस विचार का, इस इच्छा शक्ति का उपयोग करते हुए सरकार ने उनको एक कार्यक्रम दिया है कि आप इस कार्यक्रम का क्या कर सकते हैं, उपयोग करके अपने आप को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। मूल चीजें उनके अंदर वो इच्छा शक्ति है, इसी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना चाहती है। ठीक। और योजना किसके लिए है? गरीबों के लिए। अब गरीबों जो लोग भी होंगे, सबके लिए है वो गरीबी। ठीक है। तो वैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जो सिलेबस है, मतलब जो लिखा हुआ है, जो अपना सिलेबस है, उसमें
पहले जो है ग्रामीण विकास वगैरह क्षेत्र की योजना वगैरह, लेकिन अपन उसको स्किप किए हैं, इसके बाद पढ़ लेंगे। पहले आजीविका मिशन को पढ़ ले रहे हैं, ठीक। राष्ट्रीय आजीविका मिशन क्या बोलते हैं इसको? NRLM, ठीक है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इसको बोलते हैं। इसका अगर आपसे कहीं पूछे कि इसकी उत्पत्ति के बारे में बताइए, तो उत्पत्ति के बारे में हमेशा बताइएगा कि शार्ट में बता दे रहा हूं जो काम का है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी पढ़ लेंगे अपन, लेकिन अभी फिलहाल चल नहीं रहा है तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। लेकिन अगर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में पूछे तो उसके बारे में कुछ कुछ जानते रहिएगा क्या होता है। 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्या हुई? प्रारंभ हो गई, ठीक। और इस योजना को प्रारंभ करने वाला जो मंत्रालय था, वो मंत्रालय कौन था? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने क्या किया? 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ कर ली। क्या करने के लिए? उसका उद्देश्य था कि गरीब ग्रामीणों को स्वरोजगार, समझ रहे हैं? गरीबी दूर करना था उनको, नौकरी देकर नहीं। क्या देकर? स्वरोजगार देखना, यही इसका मूल बिंदु। खुद का रोजगार देकर, ऐसा नहीं था कि गरीबी कैसे दूर करनी है उनको, कोई नौकरी देकर, कोई फैक्ट्री में काम देकर, कुछ और करके नहीं, उनको स्वरोजगार देकर खुद कोई काम करना था, उनको ही काम करना था। सरकार न तो काम देने वाली थी, न कुछ देने वाला था, काम उनके लिए था, उनको ही काम करने वाला था। ये प्रारंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 1999 में, ठीक। और किसने प्रारंभ किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, ठीक। कौन सा प्रोग्राम है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ? इसी दौरान एक समिति गठित हुई, प्रोफेसर राधाकृष्ण समिति। जो प्रोफेसर राधाकृष्ण समिति थी, उसने सिफारिश किया कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, असल में जो प्रोफेसर राधाकृष्ण समिति का गठन इसीलिए किया गया था कि उनकी कौन कौन सी चीजें, मतलब उनका आकलन करने के लिए, देखने के लिए कि ये कितना योजना कितनी सफल रही और कितनी असफल रही। प्रोफेसर राधाकृष्ण समिति ने इस बात का आकलन किया कि योजना जो है व्यवस्थित रूप से चल नहीं रही, क्योंकि इसके लिए क्या है, कोई निश्चित उपबंध है नहीं, कहां से उनको लोन मिलेगा। अगर लोन एक बार मिल भी गया, स्व सहायता समूह कैसे गठित करेंगे, उनके लिए क्या नियम कानून होंगे। नियम बनाए गए थे, लेकिन वैसे नियम बनाए गए थे जैसे एक योजना बनाए, मिशन की तरह नियम नहीं बनाया गया था, एक प्लान की तरह, एक छोटे से योजना की तरह, जैसे अभी वर्तमान में कोई योजना चल रही होगी, उस योजना की तरह छोटा मोटा प्लान बनाया गया था। बड़े स्तर पर ऐसा कोई निश्चित प्लान बनाया नहीं गया था, ठीक। तो प्रोफेसर राधाकृष्णन ने समिति ने क्या सिफारिश दी? इसको पुनर्गठित करने का, इसका पुनर्गठन किया जाए। इसका पुनर्गठन किया जाए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का, जो कौन चला रहा था? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, जो स्वरोजगार के लिए, ग्रामीणों के लिए चलाया जा रहा था। प्रोफेसर राधाकृष्ण ने क्या किया? इस समिति को पुनर्गठित करने के लिए सुझाव दिया कि पुनर्गठन कर लेना चाहिए, और साथ में उसने बताया कि इस तरह का आजीविका मिशन प्रोग्राम चलाना चाहिए, बल्कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार के तहत ही आजीविका के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम चलाना चाहिए कि सबको रोजगार मिल सके, सब लोग अपने आप में क्या कर सके, काम कर सके। इसके लिए क्या हुआ? अब चूंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय ही पहले से योजना का संचालन कर रही थी, किस योजना का? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का। तो जब इसका पुनर्गठन किया गया, किस रूप में? NRLM के रूप में, NRLM के रूप में, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में इसका पुनर्गठन किया जाने लगा। तो इसके बारे में एक चीज और बता देता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? एक मिनट हटाई देता हूं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा
इसके बाद पुनर्गठन के बाद, मतलब पुनर्गठन की जो सिफारिश करने के बाद 9 दिसंबर आ जाओ, 9 दिसंबर 2010 को 9 दिसंबर 2010 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी क्या कर दी, स्वीकृति दे दी, स्वीकृत किया इस प्रोग्राम को कि ये प्रोग्राम हमारे यहाँ क्या किया जा सकता है, संचालित किया जा सकता है। जैसा राधाकृष्ण समिति ने सिफारिश किया है ऐसा प्रोग्राम हमारे यहाँ भी क्या किया जा सकता है, संचालित किया जा सकता है। चूंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय पहले संचालित कर रहा था ये योजना को, इसलिए दोबारा भी जिम्मेदारी किसके पास थी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास ये जिम्मेदारी थी। और 2010-11 के सत्र में 2010-11 के सत्र में इसका डेट है 3 जून 2011 को, 3 जून 2011 को ये योजना क्या कर दी गई, प्रारंभ कर दी गई। ठीक, ये योजना क्या कर दी गई, प्रारंभ कर दी गई। कब, 3 जून 2011 को। ठीक है विमल, इसकी उत्पत्ति में तुमको बता दूं कि 1 अप्रैल 1999 को हुई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के रूप में, और जब इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को जिम्मेदारी दी गई थी और इसका उद्देश्य था गरीब ग्रामीणों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना। बाद में प्रोफेसर राधाकृष्ण समिति का गठन किया गया और गठन के समिति ने क्या दिया, सिफारिश किया कि इसको एक पुनर्गठन करके इसको आजीविका मिशन के रूप में संचालित किया जाना चाहिए। आजीविका मिशन के रूप में जब संचालित किया जाने लगा तो ग्रामीण विकास मंत्रालय को यह जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि ये पहले से योजना चल रही थी। अब 9 दिसंबर 2010 को कैबिनेट ने, मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, कैबिनेट ने क्या को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, विभाग ने अपनी स्वीकृति दे दी कि हम इस तरह का प्रोग्राम चलाएंगे। और 2010-11 के सत्र में 3 जून 2011 को ये योजना क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। ठीक, पूरे देश भर में। लेकिन छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा लेट चालू हुआ, और छत्तीसगढ़ में मैं आपको बताऊंगा और डिटेल पढ़ाऊंगा, बिहान के रूप में संचालित होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसका नाम क्या रखा गया, दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, ऐसे कुछ नाम है, और उसका शॉर्ट नेम रखा गया बिहान। तो बिहान के बारे में अपन और पढ़ेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो लागू हुआ वो डेट कुछ अलग था, वो डेट आप अलग से ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं आपको यही बता दे रहा हूं, पहले ध्यान रहे, क्योंकि डेट वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन यही क्लियर रहे। छत्तीसगढ़ में जो हुआ 1 जून 2013 को, नहीं 1 जून ही, हाँ 1 जून है। इससे पहले जो है 1 अप्रैल में जो बना था, सिर्फ 1 जून 2011 को, मैं, हाँ अप्रैल है, लागू होना अप्रैल है। 1 जून 2011 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उस समय मुख्यमंत्री कौन रहे होंगे, रमन सिंह रहेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनी, ठीक, और उस समिति का नाम था छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, आजीविका संवर्धन, ऐसा कुछ है, आजीविका संवर्धन समिति। ठीक, छत्तीसगढ़ में मैं क्या बता रहा हूं आपको, 1 जून 2011 को ये लागू नहीं हुआ। 1 जून 2011 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई, जो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का गठन किया गया, ये जांचने के लिए कि जो केंद्र सरकार ने, उसमें केंद्र में किसकी सरकार रही होगी, मनमोहन सिंह की सरकार रही होगी, और राज्य में किसकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार के बीच, हाँ, इसलिए थोड़ा होने में डिले लगा। ठीक है, या जो भी वजह रहा हो। अब जो सरकार ने इसके लिए 2011 में एक समिति बना ली और आकलन करने लगे कि हमारे छत्तीसगढ़ के अनुरूप, हाँ जो भी नहीं, लागू होने के पहले कोई प्रोग्राम चला होगा इनका बीच, लागू होने के बीच एक, हाँ समिति में 1 जून ही लिखा हुआ है और ये लागू 3 जून हुआ है, उसके बारे में एक बार चेक कर लेंगे। हाँ ठीक बता रहे हैं इसको, ठीक, हाँ इसमें, हाँ तो जून क्या रखिए, 1 तारीख को हटाइए इसको भी, ठीक है, हाँ जून में ही रखिए, क्योंकि ये लागू होने के बाद ही हुआ होगा, ये जो है लागू होने के बाद ही हुआ होगा। तो जून डेट एक बार मैं चेक कर लूंगा, और ठीक है, क्योंकि 3 जून ये लागू हो रहा है तो 1 जून को कोई समिति तो बनेगी नहीं, ठीक है बिल्कुल। तो जून 2011 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में क्या हुआ, समिति गठित की छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, और ये जो है पूरी तरीके से 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2013 को ये कहां लागू कर दिया गया,
छत्तीसगढ़ में लागू हो गया और इसका नाम रखा गया बिहान। बिहान मतलब सुबेरा। बिहान का मतलब क्या होता है? सवेरा होता है ना, सुबह को बिहान बोलते हैं। हाँ, बिहनिया है वो भी बोलते हैं। बिहान का मतलब सवेरा से है कि नया सवेरा है। इसके अलावा भी इसका नाम रखा गया दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक, ये कब लागू कर दिया गया? 1 अप्रैल 2013 को, जबकि राज्य केंद्र वाले कब लागू किए? 3 जून 2011 को। केंद्र कर पूछता है कभी कि और ये मिशन किसका था? ये मिशन बनाया किसने? केंद्र सरकार ने। ये मिशन बनाया किसने? ये योजना किसकी है? केंद्र प्रवर्तित योजना है, न कि राज्य प्रवर्तित योजना। लेकिन छत्तीसगढ़ में अपने, क्योंकि हर राज्य की जो भौगोलिक परिस्थितियां होती है, सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, वो सब अलग अलग होती है। तो राज्य अपने अनुरूप किसी भी मिशन, किसी प्रोग्राम को अपने अनुरूप ढालता है। ठीक है, कि हमारे अनुरूप कैसा होगा, उसके अनुरूप राज्य ये योजना क्या है? केंद्र द्वारा प्रवर्तित है, लेकिन जिस समय प्लान बनाया गया था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से चलना था। और अभी भी कोई भी प्लान चल रहा है, वित्तीय चाहे मामला हो, चाहे सहभागी वाला मामला हो, केंद्र और राज्य सरकार का दोनों का सहभागिता से चलता है। और दोनों की सहभागिता वर्तमान में कितनी है? 60-40 की है। 60% कौन करता है? केंद्र सरकार, और 40% कौन खर्च करता है? राज्य सरकार। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ये पूछ सकता है आपसे। आगे अपन चर्चा करेंगे, और भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज इसको जान लेना इससे जरूरी है। इसीलिए राज्य ने क्या किया कि हमारी सहभागिता चूंकि 40% हमको भी तो देना पड़ेगा, तो हम अपने अनुरूप ढालें। ऐसा ना हो कि क्या हो कि हम इस योजना को एज इट इज लागू कर लें और इसके बाद फिर क्या करना पड़े, हमको पछताना पड़े। तो हमको अपने अनुरूप ढालना है। इसलिए चूंकि यहाँ पर क्या है, वित्तीय हिस्सेदारी हो रही थी कि इसमें योजना में दोनों की हिस्सेदारी थी, तो हमारे पास बजट है कि नहीं है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे तो कितना कर पाएंगे। ठीक, इसके संदर्भ में फिर राज्य सरकार को विचार करने की आवश्यकता पड़ी। उसका कारण यह था, विचार करने के लिए इतना समय लेना है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में थी, तो मुख्यमंत्री जो अध्यक्ष होता है वही समिति का नाम होता है। लेकिन अब मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, तो रमन सिंह की अध्यक्षता में समिति देखना ठीक नहीं होगा, मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होते। अगर रमन सिंह उसके जगह में नहीं होते, जो भी मुख्यमंत्री होता वो उस समिति का अध्यक्ष होता। तो विशिष्ट व्यक्ति होते तो इनका नाम जरूर पड़ते। ठीक, ये मेन चीज था। और ये योजना जो संचालित की जा रही है, केंद्र सरकार, देखिए हमेशा केंद्र सरकार जैसे जो कोई योजना लॉन्च करती है, कोई बड़ी योजना लॉन्च करती है, तो किसी न किसी गरीबी निवारण के किसी न किसी से धन लेकर आती है। और ये धन किसके माध्यम संचालित किया जा रहा था? विश्व बैंक के। विश्व बैंक के गरीबी निवारण कार्यक्रम के तहत, गरीबी निवारण कार्यक्रम के तहत क्या किया जा रहा था? सहयोग से संचालित थी, सहयोग से। अच्छा, कभी भी जब सहयोग आप समझते हैं तो सहयोग ये मत समझिए कि मुफ्त में मिलता है। ठीक है, सहयोग मुफ्त में नहीं मिलता है। जैसे बोलते हैं ना, ऑटो में वगैरह में लिखा होगा, किसी की दुकान में लिखा होगा कि एसबीआई के सहयोग से, मतलब एसबीआई ने मुफ्त में धन नहीं दिया है, कर्ज दिया है उसको। हाँ, ये क्या है, पटाना पड़ेगा उसको। और ये कर्ज कैसे होते हैं? दीर्घकालिक कर्ज होते हैं। ये वैसे भी ये जो योजना है ना, आपको मैं बताऊं कि योजना को लागू चरणबद्ध तरीके से लागू करना था। और चरणबद्ध तरीके से जब लागू करना था तो इसके लिए समय रखा गया था, कितना पता है आपको? 10 साल का, 10 वर्ष का समय रखा गया कि 10 वर्षों में इसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे लागू करेंगे। और जो कि कब 3 जून 2011 को लागू करना है, तो कहां तक लागू करना है इसको? 2021 तक।
2021 तक क्या हो रहा है, लागू ही हो रहा है। चरणबद्ध तरीके से क्या करना है, इसको फॉलो करते हुए करना है। और सरकार ये चूंकि लागू 10 साल के लिए करना था, लागू ही कब तक करना है, 10 साल के अंदर में इसको ढंग से तरीके से क्या करना है, लागू करना है। ऐसी स्थिति में एक ऐसी योजना थी, विश्व बैंक से जो लिया गया था, वो दीर्घ काल के लिए क्या किया गया था, लोन लिया गया था, समय से ज्यादा समय के लिए, लंबे समय के लिए। तो दीर्घ काल के लिए जब लोन लिया जाता है, उसमें ब्याज की दर वैसे भी कम होती है। ठीक, जब कभी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं आपको कि दीर्घकालिक लोन क्या होता है और अल्पकालिक लोन क्या होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या थी, शुरुआती दौर में थी। एक इसकी है, ये आपके एनआरएलएम के, हाँ, लेने के लिए जो कर्ज है वो आप 1-2 साल के लिए भी ले लेते हो, लेकिन भारत सरकार छोटे कम समय के लिए जो लोन लिया जाता है उसको रिटर्न भी तो करना है ना। तो तुरंत कैसे रिटर्न करेंगे? जब सरकार कोई कार्यक्रम करवाती है तो बड़े पैमाने पर करवाती है। अगर आप जैसे मान लीजिए कोई लोन लेते हैं और आपने उसको क्या किया, लागू ही नहीं कर पाया अपने यहाँ, तो उत्पादन थोड़ी नहीं हो पाएगा। और लोन का चुकता तब तक नहीं कर सकते आप जब तक उत्पादन ना हो। आप कमाओगे तब। जैसे मान लो मैंने कोचिंग खोला और कोचिंग किसी से लोन लेकर खोला, तो अगर मैं कोचिंग से आ ही नहीं पाऊंगा तो लोन को कैसे पटाऊंगा? लोन को नहीं पटा सकता हूं। तो जितना वक्त मेरे को, अगर मान लीजिए 6 महीने के अंदर मेरे को घर बनवाना पड़ेगा, एसी लगवाना पड़ेगा, कुर्सी लाना पड़ेगा, जितना समय मैं लेट करूंगा कोचिंग खोलने में लोन लेने के बाद, उतना ज्यादा होगा। तो सरकार जब कोई कार्यक्रम के लिए लोन लेती है, जितना लेट करेगी लागू करवाने के लिए, उतना ज्यादा समय बाद वो क्या कर सकती है, लोन को पटा सकती है। तो ये दीर्घकालिक योजना का हिस्सा था। आगे बढ़े। ठीक है, ऑनलाइन वालों को समझ में आ गई बात? ये कैसे योजना शुरुआत हुई, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि योजना शुरू आखिर कैसे हुई। ठीक है कौन सा। अब एनआरएलएम का आपसे उद्देश्य पूछेगा, तो देखिए मेन उद्देश्य क्या था सरकार का, गरीबी दूर करना। लेकिन ऑप्शन में गरीबी दूर करना है कि ऑप्शन थोड़ी में होगा। और सरकार की क्या क्या योजना थी उनके बारे में पढ़ते हैं कि इसके उद्देश्य क्या क्या थे। एक एक करके और समझते हैं, जिसमें आपको यह पता चल जाए कि इससे संबंधित उद्देश्य कोई भी रहेंगे, आपको ध्यान होना चाहिए कि जुड़े हुए चीजों को आप लिख सको अच्छे से। पहला था आय बढ़ाना और गरीबी दूर करना। अच्छा, आय बढ़ती है तो क्या गरीबी दूर हो जाती है? हमेशा जरूरी नहीं। हमेशा आय बढ़ने से गरीबी दूर हो जाए ये जरूरी नहीं, प्रबंधन होना चाहिए उसका। आय अगर अच्छी है, अगर आप उसका सही प्रबंधन नहीं करते हो तो गरीबी दूर नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको बता देता हूं, एक मजदूर मान लीजिए 200 रुपया कमाता है। एक मजदूर क्या करता है, 200 रुपया कमाता है, और एक मजदूर मान लीजिए 300 रुपया कमाता है। किसकी आय ज्यादा है? 200 वाले की। लेकिन 200 वाला दारू नहीं पीता है और ये क्या करता है, रोज 2 बहुआ ले आता है, ठीक, मित्रों को खिला पिला देता है। ये ज्यादा गरीब होगा। क्यों? उसका प्रबंधन ही नहीं। हाँ, सेविंग नहीं है, बचत करने की कौन है, बचत तो प्रबंधन के अंतर्गत आएगा। तो आय कराना भी है, सरकार को क्या कराना है, आय इनका बढ़ाना भी है, और बढ़ाने के बाद प्रबंधन के माध्यम से गरीबी दूर करना इनका मेन उद्देश्य था। दूसरा था और संस्था बनाने के बाद मतलब कुल मिला के वो स्वयं सहायता समूह बनता है। स्वयं सहायता समूह एक प्रकार की समिति जैसी हो जाती है, समूह ही हो जाता है। हाँ, 10 से अधिक बना सकते हैं। अभी समूह में आने वाले हैं, पर 10 से कम नहीं होने चाहिए। 5 भी बना सकते हैं। कुछ छोटे समूह जो होते हैं ना, 5 भी बन जाते हैं वर्तमान नियम के हिसाब से। लेकिन एनआरएलएम में जो व्यवस्था दी गई है कम से कम 10 होने चाहिए। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र में 5 भी हो सकते हैं। तो अपन समूह के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे वहां पर। तो संस्थागत मंच उपलब्ध कराने का मतलब यह है कि ये क्या बनाएंगे, जो भी जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, कुल मिलाकर इसमें समूह बनाना है। जब समूह के माध्यम से लोग काम करेंगे तो क्या बनेंगे, एक फैक्ट्री जैसा काम करेंगे ना।
एक संस्था जैसा काम करेंगे ना, मिलकर काम कर रहे हैं, तो मिलकर जब वो काम करेंगे तो ऐसा रहेगा कि वो एक संस्था बन जाएंगे और संस्था के माध्यम से खरीदी बिक्री, इनकी समिति का एक नाम होगा, समिति एक संस्था जैसी काम करेगी, उनका एक नियम कायदा होगा, एक लेखा बुक होगा, जैसे एक संस्था करती है, नियमों से चलेगा वो। तो संस्था का मंच उपलब्ध कराना, वहां से वो क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तीसरा इनके एक था वित्तीय सेवा तक आसान पहुंच। वित्तीय सेवा तक आसान पहुंच। सरकार चाहती थी वित्तीय सेवा तक आसान पहुंच। आधे से अधिक जो जनसंख्या है हमारी, वो इस क्षेत्र में उनके पास पूंजी की कमी है, और पूंजी की कमी है तो पूंजी उनको कौन देगा? दो तरीके से पूंजी के स्रोत है उनके पास, या तो क्या करते हैं, आंतरिक रूप से किसी साहूकार के पास चले जाएं, या तो किसी के पास कहां चले जाएं, बैंक तक चले जाएं। साहूकार के पास जब जाएंगे तो ब्याज की दर क्या होगी? ज्यादा होगी, लूट ज्यादा होगा, और कई बार पटा भी चुके होंगे तो क्या होगा? वो लिखेगा ही नहीं, क्योंकि लिखित रसीद तो मौखिक रूप से तो चलता है, और ब्याज की दर भी ज्यादा होगी। इसलिए उनकी वित्तीय सेवा तक आसान पहुंच को बनाने के लिए इनको बैंक को इन्वॉल्व किया गया। किसके इन्वॉल्व किया गया? संस्थागत मंच के साथ में बैंकों को इन्वॉल्व किया गया कि वो वित्तीय रूप से जाके आसानी से जा सके और आसानी से उनको कर्ज मिल सके, आसानी से अपना काम शुरू करने के लिए पूंजी ले सके, क्योंकि पूंजी की कमी के इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं सकते वो पूंजी की कमी से, और इंफ्रास्ट्रक्चर ही अगर उनके पास नहीं बनेगा तो उत्पादन कैसे करेंगे वो? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या था? वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच बनाना। वित्तीय सेवा कहने का मतलब बैंकों से उनका संबंध बनाना, बैंकों से वो क्या कर सकते हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं। चौथा चीज था गरीबों की क्षमता का उपयोग करना। गरीबों की क्षमता क्या होती है? गरीबों की पहली क्षमता शक्ति मैंने बताया, इच्छा शक्ति। उसके पास एक इच्छा शक्ति होती है कि उसे गरीबी से बाहर निकलना है, और गरीबी से बाहर निकलने के लिए वो क्या कर सकता है? उसके पास सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? श्रम। उसके पास महत्वपूर्ण साधन है श्रम। मान लीजिए उसके पास जमीन है, और जमीन में वो कैसे कृषि करता है? एक मौसम के लिए कृषि करता है, एक मौसम में खेती करता है, और एक मौसम में 3-4 लोग मिलकर पूरे परिवार के लोग खेती कर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में उत्पादन कितना होगा? मान लीजिए उसके पास 4 क्या है, खेत की 4 खेत है, उसके घर में 4-5 लोग काम ही कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 4 मौसम के मतलब 4 महीने के सीजन में वो मुश्किल से 4 बोरा धान उत्पादन कर पाता है। उत्पादकता क्या होगी? एकदम न्यूनतम होगी, कम होगी। ऐसे कंडीशन पर सरकार ने इनके लिए एक व्यवस्था बनाई कि आप सामूहिक रूप से जो सिर्फ 4 ही लोग यहाँ पर काम करते हो, आप लोग क्या करो, एक जगह आप लोग रहते हो, 4-5 खेत वाले एक साथ मिलो और कुछ उत्पादकता वाला काम कर लो, कुछ बेहतर वाला काम कर लो, अगर कृषि क्षेत्र में ही काम करना है तो। दूसरा, उनकी क्षमता जो श्रम है, उसके श्रम का क्या करना? उचित उपयोग करना। ऐसे उचित उपयोग करना, वो बाकी टाइम क्या करते हैं? खाली बैठते हैं। तो 4 महीने के मौसम पर वो लोग जमकर मेहनत करते हैं, लेकिन 4 महीने बाद वो क्या करते हैं? खाली तो बैठते हैं ना। तो जब वो खाली बैठेंगे, ऐसी स्थिति में वो क्या करें? सामूहिक रूप से प्राप्त करें, उनकी क्षमता का विकास हो सके और साथ में उनकी क्षमता का उपयोग भी हो सके। ठीक है। इसके बाद है सामूहिक क्षमता विकास, 5वां, सामूहिक क्षमता विकास। जैसे एक चीज बताऊंगा आपको, इसमें लिखिएगा सूचना, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है कौशल, और चौथा है संसाधन और वित्त। संसाधन और वित्त। गरीबी दूर करने के लिए इन सामूहिक क्षमता, सूचना, मौसम की पूरी सूचना, टेक्नोलॉजी की कोई सूचना अगर प्राप्त होता है, कोई जानकारी प्राप्त होती है, खेती कैसे करनी है, कैसे बनाना है, इनके बारे में अगर किसी के पास सूचना है, उस सूचना का इस्तेमाल किया जा सके। किसी के पास ज्ञान है, किस बात का ज्ञान है कि खेती कैसे करनी चाहिए, किसी को खेती करने का कौशल है या विशेष कौशल है, किसी को कपड़ा सिलाई का कौशल है, किसी को मूर्ति बनाने का कौशल है, किसी को झाड़ू बनाने का कौशल है, उस कौशल का ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए, और उनके पास संसाधन क्या है, वित्त क्या है, किसके पास था? सरकार के पास। इन संसाधनों का, इन वित्त का इस्तेमाल कैसे किया जाए। ठीक, इनका क्या कैसे करना है उपयोग, सामूहिक रूप से कैसे करना है, इनके बारे में था। 6वां, अधिकारों एवं जन सेवा का
लाभ। ठीक, संविधान पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि राज्य को जो है कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए इसमें भाग 4 में क्या बताया गया है? नीति निर्देशक तत्व जुड़े गए हैं कि नीति निर्देशक तत्व है, राज्यों की जिम्मेदारी है, मतलब सरकार की जिम्मेदारी है कि कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए वो कुछ ना कुछ क्या कर सकती है, प्रबंध कर सकती है, कोई ना कोई कार्यक्रम बना सकती है, कोई ना कोई योजना बना सकती है, और इस चीजों का इस्तेमाल करके बहुत सारी योजना चलाती है, जैसे प्रसूति अवकाश योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, बहुत सारी योजना सरकार संचालित करवाती है। उनमें से सरकार ये भी चाहती थी कि अगर व्यक्ति के अधिकार तो हैं, लेकिन वो अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में नहीं, व्यक्ति के काम करने का अधिकार है ना, व्यक्ति को काम करने का अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है क्या, जनसेवा करना, सहायता पहुंचाना, उनको कल्याणकारी करना। तो उन चीजों का लाभ उठाना ये भी एक उद्देश्य था कि सरकार अपने इस उद्देश्य को भी क्या करना चाहती थी, पूरा करना चाहती थी। 7वां था सशक्तिकरण। सशक्तिकरण किसका? सशक्तिकरण पिछड़े वर्गों का। ठीक है, सशक्तिकरण किसका? पिछड़े वर्गों का। यहां पिछड़े वर्गों का कहने का मतलब ओबीसी से नहीं, पिछड़े वर्गों का कहने का मतलब है एसटी, एससी, महिला भी पिछड़े होती है, एसटी, एससी, ओबीसी भी उनमें शामिल है। एसटी, एससी जो भी आर्थिक रूप से क्या है, कमजोर वर्ग है, या समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं, उनको सशक्तिकरण करना, उनमें महिलाएं भी शामिल है। सशक्तिकरण करने का मतलब है शक्ति कहां से आती है? शक्ति 2 चीजों से आती है, एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा, और दूसरा पावर। आम जनता के पास न पैसा है न पावर, ठीक है, और बड़े लोगों के पास क्या है, जिन लोग या तो शक्ति कहां से मिल सकते हैं, पैसे से आप शक्ति बटोर सकते हैं, जैसे अंबानी के पास पैसा है, उसके पास शक्ति भी है, पावरफुल भी है। वो पावर, वो प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री की नीतियों को प्रभावित कर सकता है, राज्य की नीतियों को प्रभावित कर सकता है, इतनी शक्ति उसके पास। क्यों? क्योंकि इतना पैसा है उसके पास। और जिसके पास पावर है, कैसे पावर है किसके पास, जैसे मोदी जी हैं, उनके पास पावर है, पैसा नहीं, लेकिन पावर है उनके पास, वो बिजनेस की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। तो शक्ति दोनों के पास है, लेकिन गरीबों के पास क्या नहीं है, न पैसा है न पावर। ऐसी स्थिति में उनको क्या करना है, सशक्त बनाना है। ठीक, उनको सशक्त बना लेंगे तो अपने आप उनको अधिकार मिल जाएंगे। और 8वां और अंतिम है जोखिम उठा पाने की क्षमता का विकास। इसका मतलब क्या समझते हैं कि जोखिम उठा पाने की क्षमता का विकास। एक बात क्लियर है कि जब तक आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप रिस्क नहीं लोगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग रिस्क लेके बैठे हो यहां पर, ठीक, पढ़ाई करने आए हो, निश्चित रूप से जैसे 100 लोग पढ़ते हैं, इतने सारे ऑनलाइन में 300 लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें से कितने लोग सिलेक्ट हो सकते हैं? नहीं जान रहे, लेकिन उसमें जोखिम है। कैसा जोखिम है? हो सकता है जो मन लगा के पढ़ेगा वो होगा, लेकिन कई लोग इस जोखिम को जोखिम समझते हैं, इसलिए तैयारी ही नहीं करते हैं कि क्या पता होगा कि नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग जोखिम उठाते हैं और आगे सेलेक्ट भी होते हैं। तो उस क्षमता का विकास कहां से आएगा? जब आपके पास क्षमता होगी। अगर आपके पास धन ही नहीं होता, आज जैसे मान लीजिए खाने के आपके पास नहीं है, तो आप पढ़ने भी नहीं आ सकते हो। गरीबों के पास क्या था, सबसे सरकार ने इस बात को महसूस किया तो उनके पास रोज कमाओ रोज खाओ वाली स्थिति था। ऐसी स्थिति में बिजनेस के लिए वो जोखिम नहीं उठा सकते। लेकिन अगर हम धन देना शुरू कर दें, हम उनको पूंजी देना शुरू कर दें, तो वो जोखिम उठा सकते हैं। और जब तक वो जोखिम नहीं उठाएंगे, जब तक वो क्या नहीं करेंगे, लक्ष्य नहीं बनाएंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तब तक उनको उत्पादन प्राप्त नहीं होगा, तब तक उनकी स्थिति सुधरेगी नहीं। किसी भी कार्य में जोखिम तो है ही, हर काम शुरू कीजिए, नया काम तो जोखिम है ही। तो सरकार ने कहा कि हम आपको क्या करते हैं, वित्त देते हैं, धन देते हैं, क्योंकि इनके मामले में क्या था, श्रम का जोखिम उनको होता है। क्या गरीबों को किसी भी उत्पादन के लिए 2 काम किया जाता है, एक श्रम लगाया जाता है और दूसरा वित्त लगाया जाता है, धन लगाया जाता है। मजदूर को कभी श्रम के बारे में चिंता ही नहीं करता है, मेहनत की इस बार की चिंता नहीं करता है कि मेहनत मेरा कितना लग रहा है, कर देता हूं मेहनत। लेकिन अगर एक बार वित्त लगा दिया तो पेट की समस्या हो जाएगी, उसके पास खाएगा क्या? अगर आज जो है उसके पास पैसा, अगर वो लगा दे तो कल उसको क्या खाएगा? इसलिए वो जोखिम क्या नहीं लग सकता है, वित्त के मामले में जोखिम ले लेता है, श्रम के मामले में जोखिम ले लेता है। सरकार ने उस जोखिम को क्या कर दिया, कम कर दिया, और ये क्षमता किसके पास विकसित कर दी, गरीबों के लिए विकसित कर दी कि आप जोखिम ले सकते हो। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हो जाएंगे? एक तो आय बढ़ाना, गरीबी दूर करना,
संस्थागत मंच उपलब्ध कराना मतलब वो खुद संस्था बन जाए, एक फैक्ट्री बन जाए, एक समिति बन जाए, ठीक है, और वो उत्पादन करना शुरू करें। वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच, बैंकों तक आसान पहुंच सके, लोन ले सके। गरीबों की क्षमता का विकास करना, जो भी क्षमताएं गरीबों के अंदर होती हैं, चाहे वो इच्छा शक्ति हो, चाहे श्रम वाला हो, वो उनका उपयोग कर सके। सामूहिक क्षमता का विकास, ज्ञान का, सूचना का, कौशल का, वित्त का, संसाधन का क्या कर सके, अच्छी तरीके से सामूहिक रूप से इस्तेमाल कर सके। इनमें भी ऐसा कोई भी चीज नहीं है, अगर आपके पास सूचना है और धन नहीं, कोई काम का नहीं, कौशल है आपके पास और वित्त नहीं है आपके पास, संसाधन नहीं है आपके पास, तो कौशल आपका धरा का धरा रह जाएगा। इनका सामूहिक इस्तेमाल जब हम करते हैं तभी क्या हो सकता है, स्मार्ट वर्क निकल कर आता है, ठीक है। बाकी हार्ड वर्क तो हर आदमी कर रहा होता है, तो स्मार्ट वर्क कब होता है, जब इनका सही तरीके से आप एक साथ मिलकर इस्तेमाल करें, किस वस्तु का इस्तेमाल कहां पर करना है, ठीक। अधिकारों और जन सेवा का लाभ लेना, जो उनके अधिकार थे और जन सेवा का जो करना था सरकार को, उसके बारे में है। सशक्तिकरण, पिछड़े वर्गों को क्या करना था, मजबूत बनाना था, उनके पक्षों को मजबूत बनाना था आर्थिक रूप से। और जोखिम उठा पाने की क्षमता का क्या करना, विकास करना, कि वो जोखिम उठा सके, क्योंकि जब तक जोखिम उठाएंगे नहीं तब तक क्या नहीं होगा, कार्यक्रम आगे बढ़ेगा नहीं। क्लियर, ये इसके प्रमुख उद्देश्य। बढ़िए आगे, किसके उद्देश्य थे भाई ये? अच्छा, ये बिहान के उद्देश्य थे कि एनआरएलएम के? दोनों, क्योंकि वही बिहान है, वही एनआरएलएम है। जो राज्य में बिहान के नाम से जाना जाता है, वही केंद्र में किस नाम से, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है। वैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके अलग उद्देश्य जारी किए हैं, लेकिन इससे मिलते जुलते ही कार्यक्रम यही है और मोटे हैं। निम्न से कौन से उद्देश्य थे, निम्न से कौन से उद्देश्य नहीं थे, इस तरह के कूट में सवाल पूछेगा। तो जब आपको पता होना चाहिए, जब कूट में सवाल पूछे तब आदमी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि फैक्ट तो आप रट कर जाओगे, फैक्ट तो रट कर जाओगे, लेकिन ऐसा होगा कि जब कूट में सवाल पूछेगा तब ऐसा हो जाएगा, कंफ्यूज होने लगोगे कि ये सब तो पढ़े ही नहीं हमने। इसलिए एक एक चीज पर चर्चा कर लेते हैं, उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें रहेंगी, चाहे वो कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे, चाहे वो फैक्ट से सवाल पूछे, आपसे बनने चाहिए। फैक्ट से सवाल है तो छूटने नहीं पाएंगे आपसे, एक भी सवाल छूटने नहीं पाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। कॉन्सेप्ट से जो है ना, आप क्या कर सकते हो, मार खा सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट कई बार आप समझ नहीं पाए और कूट में पूछा तो कॉन्सेप्ट में गड़बड़ा जाता है। और ये उद्देश्य मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट में लिखा हुआ है ना, उसी को सरल भाषा में बता रहा हूं। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप इसको देखेंगे तो थोड़ा सा कठिन तरीके से शब्द लिखा हुआ है, तो कठिन शब्दों को मैं सरल बता रहा हूँ। ये उद्देश्य वगैरह जो है मैं वेबसाइट से निकाल कर बता रहा हूँ आपको। उसमें से जो भी मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ, बता रहा हूँ, वो ज्यादातर चीजें एनआरएलएम की वेबसाइट में, आप वहां पर भी जाके पढ़ सकते हो, उसमें पूरा दिया हुआ है। पृष्ठभूमि क्या है, आजीविका क्या है, थोड़ा कठिन भाषा में है लेकिन है, आप वहां से अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक। अब इसकी विशेषता, और विशेषता को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। इसका विशेषता थोड़ा मोड़ा नहीं, 11-12 ठो है। इसकी विशेषता कितनी है, थोड़ा मोड़ा नहीं, 11-12 विशेषता है। तो अपन विशेषता को पढ़ेंगे, थोड़ा सा बिहान के बारे में चर्चा कर लो। क्या करना है बताइए, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बिहान के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि 15 मिनट का समय बचा हुआ है। विशेषता एक दिन का पूरा, कल का जो है टॉपिक किस पे ले जाएंगे अपन, इस पर ही ले जाएंगे, विशेषता पर ही पढ़ेंगे इसको। पर बिहान के बारे में पढ़ लेते हैं। सेम थोड़ा सा प्रोसेस है, क्या था उसके बारे में आप देख लीजिए। इनका भी उद्देश्य वगैरह क्या था वो भी अपन देख लेते हैं। उसी का नाम छत्तीसगढ़ में क्या रखा गया, बिहान रख दिया गया। या क्या नाम रखा गया, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय न करके क्या कर दिया गया, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक, इसका नाम रख दिया गया। हाँ, किसी तरह से नहीं लगता, लेकिन देखा, सोचा होगा कुछ उन्होंने, देखा उन्होंने बिहार, वो उसका सार नाम इसलिए बिहान रख दिया क्योंकि उनको लगता था कि नहीं, अब जो है एक नई क्रांति आएगी, अब एक नया सवेरा आएगा और सब कुछ बदल जाएगा, जो होता नहीं है, लेकिन नाम सोचने का इसको ही रखा, ठीक। लागू कब कर दिया गया इसको, 1 अप्रैल 2013 में किया गया, हाँ, ठीक।
कहां लागू था? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। इसका विभाग जो है अलग था। वहां कौन था? ग्रामीण विकास मंत्रालय। राज्य में केंद्र सरकार जो लागू किया जा रहा था वो किसके द्वारा लागू किया जाता था? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। चाहे वो स्वरोजगार योजना, इससे पहले वाला स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो, चाहे वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो, दोनों को लागू कौन कर रहे थे? ग्रामीण विकास मंत्रालय। यहां पर जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय अलग नहीं है, यहां पर है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, इस नाम से जाना जाता है वही मंत्रालय, लेकिन किस नाम से जाना जाता है? इस नाम से जाना जाता है। तो अभी भी ये बात ध्यान रखिएगा कि अभी भी जो बिहान कार्यक्रम संचालित हो रहा है वो ग्रामीण पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के नेतृत्व में ही चल रहा है। अभी भी योजना चली रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है। तो इस योजना अभी भी संचालित किसके माध्यम से होती है? छत्तीसगढ़ में इसी माध्यम से होती है। कई बार पूछ लेता है किस राज्य में फलाना कार्यक्रम किस मंत्रालय के सहयोग से संचालित है, तो इस सहयोग से। धन के मामले में कहेंगे तो वितरण कैसा है? 40-60 का है। तो छत्तीसगढ़ सरकार का कितना सहयोग है इसमें? 40% का सहयोग है कि जितना भी धन खर्च होता है उसमें 40% वगैरह धन जो है सरकार खर्च करती है, क्योंकि अनंततः तो ये राज्य सरकारों का ही काम है। केंद्र का कोई जगह तो है नहीं। केंद्र शासित प्रदेशों को अगर छोड़ दिया जाए तो केंद्र सरकार कोई जगह तो है नहीं, लागू कहां होना है? राज्य में ही लागू होना है। ठीक, इसका उद्देश्य भी लिख लीजिए। बिहान के कुछ सरकार ने क्या किया, अलग उद्देश्य दिए थे। वही था कि ग्रामीण गरीब परिवारों को सशक्त बनाना है। नया कुछ नहीं है। दूसरा, ये एक नया शब्द लिखते हैं, स्थायी संस्था बनाना है। स्थायी संस्था निर्माण। सरकार चाहती थी कि वो कैसा बन जाए? स्थायी बन जाए। जो समूह बन रहा है वो कैसे बने? स्थायी रूप से बन जाए और स्थायी रूप से काम करना शुरू कर दे। बहुत सारे समूहों को काम दिया गया है। अभी तो जितना गोठान संचालित हो रहा है ना, सब समूह संचालित किया जा रहा है। और अभी बहुत सारे ऐसे समूह है, मैं आपको बताऊं, जो काफी लाभ में है, बहुत ज्यादा लाभ में है। उनका नाम है क्या? फुलबासन भाई, फुलबासन यादव। उनके माध्यम से जो है बहुत बड़ा पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत सारा चीज संचालित होता है। बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने क्या किया? गरीबी को निवारण में बहुत सहयोग दिया है। ठीक है, और स्थिति सुधरी है। ये सिर्फ एक कार्यक्रम अब आ रही होगी। जो भी काम सोच रहे हो, सारा काम जो कहां संचालित होता है? हर तरह का काम इसमें होता है, चाहे वो दोना पत्तल से हो, चाहे खाद निर्माण का हो जाए, केचुआ निर्माण हो जाए, चाहे कुछ दुनिया का सब काम, सुअर पालन से, मुर्गी पालन से, सब पालन से, कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र के जितने भी काम आपको दिखाई देंगे और लघु उद्योगों संबंधित जितने भी कार्यक्रम होंगे, वो सारे काम किसमें से कौन करता होता है? समूह के माध्यम संचालित होते हैं। ठीक, उसमें जरूर ऐसा होता है कि एक दो आदमी मुखिया होते हैं। ठीक है, समूहों में क्या होता है? एक आदमी मुखिया होगा और सारा माल कौन खा लेता है? जो आदमी मुखिया होगा उस समूह का, वो खा जाता है उस माल को। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो लोग उस समूह में काम कर रहे हैं, जनरली महिलाएं कर रही हैं, पुरुष काम कर रहे हैं, कुछ न कुछ सहभागिता तो उनको मिलती है। और साथ में ये भी रहता है कि उनका दस्तखत करवाना है। एक आदमी से संचालित नहीं किया जा सकता है, तो संचालित करना है, फिर खाता संधारण वगैरह करना है, तो कुछ हद तक फायदा तो दूसरों को मिलता ही मिलता है। महिलाएं इससे आगे बढ़ी हैं, ऐसा नहीं कि आगे नहीं बढ़ी हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरा था गरीबी उन्मूलन, एवं महिला, इन्हें सीधे सीधे लिखा महिला सशक्तिकरण। ठीक, इसके अलावा इनका चौथा उद्देश्य था, जो केंद्र सरकार चाहती थी कि उद्योग स्वरोजगार दिया जाए, कि राज्य सरकार ने कहा सीधे उद्योग लगाया जाएगा। समूह आधारित उद्योग, समूह आधारित उद्योग किसी को फोन आ रहा था क्या?
मेरे ही आता है। समूह आधारित उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, रोजगार उपलब्ध कराना है। क्यों? रोजगार। ठीक, केंद्र और 40 की क्या इसकी भागीदारी थी? अभी इसके लिए सरकार क्या कर रही है? छत्तीसगढ़ सरकार का कुछ विशेष कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ सरकार इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाती है। आपने सुना होगा इसके बारे में, लाइवलीहुड कॉलेज। ठीक है, हाँ आपको याद आ गया। तो जगह शुरू किया था कहां? जाऊंगा, जाऊंगा दंतेवाड़ा से इसमें क्या किया था? प्रारंभ हुआ था। पहला कॉलेज यही था। ठीक है, और अभी 28 के 28 जिलों में पूरे चल रहे हैं। 28 के 28 जिलों में ये लाइवलीहुड कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। हर तरह के व्यक्ति को स्वरोजगार दिया जाता है। वहां पर क्या मिलता है? इनको स्वरोजगार का प्रशिक्षण मिलता रहता है। ठीक है, सभी जिलों में, सभी जगह में क्या कर दिया गया है? ये लागू कर दिया गया। 28 के 28 जगह में लागू कर दिया गया है। ठीक, किसका योजना तो होगा, कोई डेट होगा, अपन चर्चा करेंगे। कोई ना कोई डेट तो है। अच्छा है 2000 ठीक है ना, तो वो देख लेंगे अपन। ठीक है, अभी ये जो NRLM प्रोग्राम है, ठीक है, वो कहां कहां संचालित होता है? थोड़ा सा डाटा है, उसको लिख लीजिए आप लोग, शायद वो काम आएगा। ये डाटा वेबसाइट में मिला है, और अभी भी, जिस समय पहले भी यही लिखा हुआ था और अभी भी यही लिखा हुआ है। तो 2016-17 के टाइम में भी जो नोट्स वगैरह मिले हैं उसमें भी यही लिखा हुआ था, और अब वर्तमान के वेबसाइट में भी यही लिखा हुआ है, इसलिए बदला नहीं है। ठीक है, पूरे भारत में, भारत के 600 जिलों में, पूरे भारत के 600 जिलों में, अगर ब्लॉक पूछेगा आपसे कितने ब्लॉक में है, पूरे भारत के 6769 था। और ग्राम पंचायत आपसे पूछेगा कभी, हाँ 2.5 लाख, कितने ग्राम में। और व्यक्ति पूछेगा तो कुल बीपीएल उस समय जिस थे, हाँ बीपीएल जो है 7 करोड़। इन्हीं लोगों का डाटा वर्तमान में भी दिया हुआ है ना। और गांव पूछ ले तो 6 लाख गांव है। शायद कभी काम आ जाए। लाख, हाँ ग्राम पंचायत, हाँ 2.5 लाख ग्राम पंचायत में लागू किया गया था। ठीक, हाँ मतलब 2013 से, सॉरी 2011 में शुरू हुआ ना। 2011 से जिस समय साल लागू किया गया था, इस समय संचालित थे। और अभी बढ़ाया था 2 लाख, 6 लाख, 60 लाख। हाँ अच्छा, क्या दिक्कत हो गया इन लोगों को भैया? रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास डिस्टर्ब थी, शायद इंटरनेट की वजह से। ठीक है, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ इन लोग के लिए। क्या क्या पढ़े अपन अभी थोड़े देर पहले, क्रम से बता दीजिए तो इनको चर्चा कर लूंगा मैं। बेचारे कंफ्यूज हो गए आप लोग भी। ठीक है, हाँ 60 करके बता देता हूँ। सबसे पहले हमने बिहार का इसके आजीविका मिशन के बारे में देखा। आजीविका मिशन का नाम, पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM। NRLM मतलब नेशनल रूरल और लाइवलीहुड मिशन, इसके नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार द्वारा ये योजना बनाया गया है। और ये योजना बनाया कब है? आपका 2010-11 के समय में 3 जून इस योजना को लागू किया गया है। इससे पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलती थी।
जो कब से लागू किया गया था? 1999 से लागू किया गया था। प्रोफेसर राधाकृष्ण समिति की सिफारिश के आधार पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी, वो किसमें बदल गया? एनआरएलएम प्रोग्राम में बदल गया। और जब एनआरएलएम प्रोग्राम बन गया तो छत्तीसगढ़ में इसको किस नाम से जाना गया? बिहान के नाम से, और ये लागू किया गया 1 अप्रैल 2013 में। इससे पहले छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य आजीविका मिशन संवर्धन समिति के रूप में गठित किया गया था। उसी के आधार पर 2013 में क्या किया गया? ये गठित कर दिया गया। ये योजना किसके द्वारा संचालित है? विश्व बैंक द्वारा संचालित है। फिर इसके हमने उद्देश्य देखे थे। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, एक तो आय बढ़ाना और गरीबी को दूर करना था, संस्थागत मंच प्रदान करना था और सशक्तिकरण करना था, इनको आजीविका में वृद्धि करना था, वित्तीय सेवा तक इनकी पहुंच को आसान बनाना था, फिर गरीबों की क्षमता का विकास करना था, सामूहिक क्षमता जैसे सूचना, कौशल, ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इन सबका वित्तीय संसाधन, इन सारी चीजों का एक साथ उपयोग करना था, अधिकारियों और जनसेवा का लाभ उठाना था, इसलिए भी योजना लाई गई, सशक्तिकरण और इसके अलावा जोखिम उठाने की क्षमता का क्या करना था? विकास करना था। इसके बाद हमने बिहान के बारे में देखा। बिहान का पूरा नाम क्या है? छत्तीसगढ़ में जो योजना लाई गई है, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना राज्य आजीविका मिशन है ना, इसका नाम क्या रखा गया? बिहान रखा गया, जो कब से लागू कर दी गई? जून 2011 को। हाँ, छत्तीसगढ़ आजीविका मिशन। और इसके पहले तो क्या हुआ गया? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक आजीविका मिशन समिति बनाई गई, बाद में क्या बन गया? वो पुनर्गठन ही कर लिया गया 1 अप्रैल से। यहां पर इसका संचालन कौन करता है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जबकि केंद्र में इसका संचालन कौन करता है? ग्रामीण विकास विभाग। दोनों विभाग एक है, हमारे यहाँ पंचायत एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। इसका मिशन का उद्देश्य क्या था छत्तीसगढ़ में? कि गरीब ग्रामीण जनसंख्या को सशक्त बनाना है। यहाँ पर भी क्या करना है? स्थायी संस्था का निर्माण करना है। यहाँ पर भी क्या करना है? गरीबी उन्मूलन करना है और महिला का सशक्तिकरण है। स्पेशली महिला को रखा गया, वहां पर ऐसा सशक्तिकरण महिला के लिए नहीं था। छत्तीसगढ़ में बस ये रखा गया कि उद्योगों के बारे में बात की गई। उद्योगों में सूक्ष्म तरह के उद्योग, लघु तरह के उद्योग की क्या करना है और रोजगार उपलब्ध कराने के बारे में प्रोग्राम बनाना था। इसके लिए लाइवलीहुड कॉलेज स्थापित किया गया है, जो जाऊंगा में पहला था, दंतेवाड़ा में 28 के 28 जिलों में ये क्या किया गया? लाइवलीहुड कॉलेज बनाया गया है। ये इसका मेन सार था। ठीक, बाकी अपन क्या कल पढ़ेंगे? आजीविका मिशन की विशेषता, एक एक विशेषता को अपन पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से आपको कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बने। विशेषता ही बहुत है, 12-13 विशेषताएं इसकी, और हर विशेषता का डिटेल पढ़ेंगे अपन। ठीक है उपेंद्र, मैं शॉर्टकट में बता दिया हूं। अगर कोई और समस्या होगा तो आप फोन करके पूछ सकते हैं।